दहशत की वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया सहमी हुई है। यह आतंक की वो आवाज है जिसकी गूंज दुनिया के हर कोने तक सुनाई दे रही है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 6,500 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकवादियों ने खून की होली खेली है। बुधवार सुबह चिलचिलाती ठंड में पेरिस की मशहूर साप्ताहिक पत्रिका शार्ली एब्दो के इस दफ्तर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 11:20 पर दफ्तर के दरवाजे पर आतंक ने दस्तक दे दी थी। ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों और काला मास्क पहने हुए दो आतंकी हथियारों के साथ शार्ली एब्दो के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर और राइफल थी। आतंकी एक काले रंग की कार में आए थे। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक 2 आतंकी बाहर निकले थे, जबकि तीसरा कार में ही था। कार को बीच रास्ते में छोड़कर वो पत्रिका के दफ्तर का पता पूछने लगे। वहां काम कर रहे 2 मजदूरों से उन्होंने पता पूछा। पता मिलने के बावजूद आतंकियों ने मजदूर को गोली मार दी। पत्रिका के दफ्तर में दाखिल होने के लिए आतंकी इस गेट नंबर 10 पर पहुंच चुके थे, लेकिन ऊपर जाने के लिए गेट पर सिक्योरिटी लॉक था। पत्रिका में काम करने वाली कोरिने रे दफ्तर जाने के लिए इस गेट के पास अपनी छोटी बच्ची के साथ मौजूद थी। आतंकियों ने रे से 4 अंकों वाला सिक्योरिटी कोड डलवाया और महिला और बच्ची के साथ दफ्तर में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही रे अपनी बच्ची के साथ एक टेबल के नीचे छिप गई। दोनों आतंकी पत्रिका के 47 साल के संपादक स्टीफन शार्बोनियो को ढूंढ रहे थे। शार्ली एब्दो पत्रिका पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने को लेकर विवादों में रही है। पत्रिका के संपादक स्टीफन को मारने के लिए 2013 में अलकायदा ने इनाम भी रखा था। आतंकी जब स्टीफन के पास पहुंचे तो दफ्तर में साथी पत्रकारों के साथ एडिटोरियल मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग रूम में पहुंचे और चिल्लाने लगे, शार्प कहाँ है? आतंकियों ने संपादक स्टीफन के साथ सबसे पहले 80 साल के फ्रांस के मशहूर कार्टूनिस्ट वोलेंस्की, 57 साल के बर्नार्ड और 68 साल के लेखक जॉन कैबू की हत्या कर दी। आतंकी नाम पूछ कर गोली चला रहे थे। पत्रिका में काम करने वाली महिला पत्रकार कोरिनी रे के मुताबिक वो फ्रेंच में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो अलकायदा से हैं। गोलियों की आवाज सुनकर जिन्हें भागने का मौका मिला वो छत की तरफ भागे। करीब 20 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 10 पत्रकारों को मारने के बाद आतंकी अल्लाहू अकबर और मोहम्मद का बदला ले लिया जैसे नारे बोलते हुए ऑफिस से बाहर निकल गए। आतंकी जिस कार से आए थे उसमें दोबारा सवार हुए और इस रास्ते से होते हुए भागने की कोशिश करने लगे। रास्ते में पुलिस वैन थी। पुलिस की गाड़ी देखते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे आतंकी। ये वो जगह है जहां आतंकियों ने एक निहत्थे पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी कार से बाहर निकले। यहां जमीन पर एक घायल पुलिस वाला पड़ा हुआ था जो शायद गोली न चलाने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आतंकियों ने उसके सिर में गोली मार दी। आतंकी दोबारा कार में सवार हुए और तेज रफ्तार से भागते वक्त एक राहगीर को टक्कर मार दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद आतंकियों ने अपनी कार छोड़ दी और रेनॉल्ट कार को हाईजैक करने के बाद फरार हो गए। दोनों आतंकियों की पहचान शरीफ काउशी और सईद काउशी के तौर पर हुई है। 34 साल का सईद और 32 साल का शरीफ काउशी दोनों भाई हैं। खबरों के मुताबिक उत्तरी फ्रांस में दोनों संदिग्धों का सुराग मिला है। इस बीच एक पेट्रोल पंप के मालिक ने पुलिस को सूचना दी है कि उन्होंने दोनों संदिग्ध भाइयों को एक कार में जाते हुए देखा है। इन 2 संदिग्ध भाइयों के अलावा एक तीसरे शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि 18 साल के मुराद ने सोशल मीडिया पर अपने नाम की चर्चा के बाद सरेंडर किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बुधवार को हुए हमले में 3 लोग शामिल थे। शक है कि तीसरा शख्स मुराद हो सकता है। फ्रांस की पुलिस कुछ और लोगों से पूछताछ कर रही है।
आतंक का मुंह तोड़ जवाब यही हो सकता है कि हम इनके सामने घुटने ना टेकें और शार्ली हेब्दो का अंक निकलेगा अगले बुधवार। शार्ली हेब्दो। यूरोप में इस नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। धर्म कोई भी हो, अपने व्यंग बाण से उस पर वार करने का शायद ही कोई मौका इस पत्रिका ने छोड़ा हो। बुधवार को भी जिस दिन आतंकियों ने इसके दफ्तर पर हमला किया, उस दिन भी सुबह ट्विटर पर आईएस के सरगना बगदादी का कार्टून पोस्ट किया गया था। आशंका है कि इस हमले के पीछे ये कार्टून भी एक वजह रहा हो। पत्रिका से जुड़े ये वो 4 चेहरे थे जिन्होंने इस पत्रिका को इस मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन आतंकियों ने नाम पूछ कर इनकी हत्या कर दी। कुछ वर्ष पूर्व मैं पेरिस में गया था, तो शार्ली हेब्दो के ऑफिस के अंदर मुझे बुलाया गया था और पूरा दिन मैंने वहाँ के कार्टूनिस्ट के साथ गुजारा था। कल के अटैक में जिन कार्टूनिस्टों की हत्या हुई है वो मेरे आगे बैठे हुए हैं। ये हैं कार्टूनिस्ट कैबू, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है दुनिया कार्टूनिंग की में। उनकी कल हत्या हो गई। ये कैबू हैं जो नीली टी शर्ट पहने हुए हैं, और ये जो कोट पहने हुए हैं ये एक फ्रेंच ज्यू कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम है मिस्टर वोलिंस्की। इनकी भी कल हत्या हो गई है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही दुखद घटना है। अगर आप व्यंग्यचित्र बनाएं, किसी पर कार्टून्स बनाएं, हास्य व्यंग के जरिए किसी बात को कहना चाहें, तो उसका जवाब अगर आपको गोलियों से मिले तो इससे ज़्यादा खतरनाक कोई घटना नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि शार्ली हेब्दो को लेकर पहली बार कोई विवाद सामने आया है। 1970 में पत्रिका की शुरुआत हुई थी। विवादों की वजह से 1981 से 1992 तक पत्रिका पर पाबंदी लग चुकी है। विवादित कार्टूनों की वजह से पत्रिका के तत्कालीन संपादक स्टीफन को धमकियां भी मिलती थी। अब आप इन्हीं तस्वीरों को देख लीजिए। साल 2011 की ये वो तस्वीरें हैं जब पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा कार्टून छापे जाने को लेकर दफ्तर पर हमला हुआ था। पेट्रोल बम फेंक कर आग तक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। व्यंग बाढ़ चलाने के लिए मशहूर ये साप्ताहिक पत्रिका हर बुधवार को छपती है। आतंकियों ने हमले के लिए भी बुधवार का दिन ही चुना था। Le quartier est bouclé. Il se cache des assaillants. Des témoins auraient entendu crier. नेता हो या अभिनेता, चाहे धर्म कोई भी हो, अपने कार्टूनों के जरिए निशाना साधने का कोई मौका इसके कार्टूनिस्ट नहीं छोड़ते थे। कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता था जब किसी कार्टून को लेकर बखेड़ा खड़ा न हुआ हो। कहा जा रहा है कि बुधवार को पत्रिका का अगला अंक फिर से निकलेगा। हर हफ्ते पत्रिका की 70,000 प्रतियां छपती हैं। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है और फ्रांस समेत दुनिया भर के लोग मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस मौके पर भारत के तमाम जाने माने कार्टूनिस्ट ने अपनी श्रद्धांजलि शार्ली हेब्दो के पत्रकारों को दी। एक असहनशीलता की जो एक तरीका लोगों ने अपनाया है, उसके बदले में निहत्थे लोगों की इस तरह से जान लेना, इसकी सर्वथा हर जगह जो है और हर तरीके से निंदा होनी चाहिए। और एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर ये वर्स्ट क्राइम है। इससे बड़ा कोई क्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अभिव्यक्ति अगर करते हैं किसी भी चीज़ की, उसके बदले में अगर आपको कोई एतराज़ है तो उसका ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया के अंदर जितने कार्टूनिस्ट हैं हमारे समाज के, वो लगातार इसके ऊपर हम लोग के खिलाफ में कार्टून बनाएंगे। और मैं अपनी तरफ से, जैसे ये कार्टून मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमला जो है, ये हमारा हमला जो है वो टेररिज्म के ऊपर लगातार जारी रहेगा। और अगर टेररिज्म ने मीडिया को टारगेट किया तो मीडिया भी टेररिज्म को टारगेट करेगा। और सारे मीडिया हाउस आतंकवाद के खिलाफ इसी तरह से अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। ये मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये घटना
हम लोग के साथ भी ऐसी बर्बरता को जो है अंजाम दे जाएगी। पहला कार्टून मैंने बनाया, ये अश्वपूरित श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसमें अगरबत्ती सुलगा करके इन्होंने अश्वपूरित श्रद्धांजलि दी है। फिर उसके बाद इन्होंने स्टेप लिया है कि मैं रुकूंगा नहीं, मीडिया यानी रुकेगा नहीं। चौथा स्तंभ बनाया है मैंने इसको, और इस पे ये आतंकवादी अपनी जो है गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बनाया है ये रक्त बीज का कार्टून है। ये जितने काटेंगे हम लोगों के खिलाफ, जितनी भी इस तरह की बर्बरतापूर्वक घटनाएं करेंगे, उसमें हम लोग जो है फिर भी जो है इनके खिलाफ जो है ये सारी चीजें जो है सच्चाई लाते रहेंगे। दिल बहुत दुखता है, क्योंकि किसी भी सृजनात्मक काम में हमारी मंशा कभी ये नहीं होती कि हम किसी का दिल दुखाएं। जो दिखता है हम उस पर अपना एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और ये इसके जवाब में जो रिएक्शन आया है ये इस तरीके का आया है कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि इसको किया जाए या न किया जाए। लोग फ़ोन करके बताते हैं, अदालतों में जाते हैं, लेकिन ये जो कल की घटना है ये बहुत ही बार्बरिक है, पाशविक है। अब इसके बाद ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि कोई भी आइडिया दिमाग में आएगा तो उसे हम कागज पे उतार पाएंगे या नहीं। बहुत खूब अभिषेक। हम देख सकते हैं कि अभिषेक ने जो यहाँ कार्टून बनाया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कार्टूनिस्ट के मन में कोई विचार है, वो कार्टून बनाना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसकी गर्दन पर तलवार रखी गई है। अभिषेक, हमने इसको सही समझा? बिल्कुल यही, क्योंकि तो व्यक्ति की आजादी तो ठीक है कि आपने मुंह बंद कर दिया, लेकिन अब यह है कि बोलते समय भी क्या बोलें, विचारों को